नमस्कार मित्रों, आज 1 मई 2024 और वार है बुधवार। 1 मई यानी कि मजदूर दिवस। मजदूर जो पसीने की खाता है, और ये जरूरी भी है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको मेहनत मिलनी चाहिए। ये बहुत जरूरी भी है। हम किसी की पीड़ा को समझें, किसी की संवेदना से जुड़ें, ये बहुत जरूरी है। तो आज बुधवार को दीनदयाल की चौपाल में आपका हम स्वागत करते हैं और बुधवार को हम सुनाते हैं एक जबरदस्त बाल कहानी। तो सुरेश चंद्र जी सरवारा कोटा से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुभ संध्या, सादर प्रणाम आपको भी। तोड़ाराम स्वामी जी पधारे हैं, भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत जबरदस्त कहानी है, बड़ी मार्मिक। और उस कहानी का नाम जो है वो है फिक्र। फिक्र एक दूसरे की चिंता। तो ये, और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार आशु, श्री गंगानगर, हमारे बहुत ही पुराने मित्र और बड़े ऊर्जावान रचनाकार। तो इनके बारे में और इनकी कहानी ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन कुछ और जरूरी बातें भी हो जाएं। एक तो खुशी की बात यह है कि आज 1 मई को बहुत सारे मित्रों का जन्मदिन भी है। तो कुछ मित्र जो बहुत नजदीक हैं और फेसबुक से जुड़े हैं, उन मित्रों का मैं जिक्र करना चाहूंगा, उनको मैं बधाई देना चाहूंगा दीनदयाल की चौपाल के माध्यम से। इसमें हिंदी राजस्थानी के कथाकार और कवि प्रमोद कुमार शर्मा बीकानेर, आपको बहुत बहुत बधाई। और हिंदी और राजस्थानी के व्यंग्यकार और बाल साहित्यकार बुलाकी शर्मा जी और इनका पोता भव्य शर्मा, इन दोनों को, दादा और पोते को, दोनों को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां। इनके अलावा शिव मोहन यादव जो कि एनबीटी में सेवारत है, कानपुर देहात ग्राम के हैं और दिल्ली में आजकल रहते हैं, बड़े ऊर्जावान बाल साहित्यकार हैं। उनका भी आज जन्मदिन है 1 मई को, इनको भी बहुत बहुत बधाई। और पुलिस अधिकारी हमारे एक मित्र हैं कासम पठान, उनका भी जन्मदिन है आज। भाई बहुत बढ़िया लग रहा है। डॉक्टर आरपी सारस्वत सहारनपुर से, यानी कि रामेश्वर प्रसाद जी सारस्वत सहारनपुर से, और रितु ननन पांडे, क्या बात है, नीदरलैंड से पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत। और सुरेश चंद्र जी सरवारा, डॉक्टर कृष्ण कुमार आशु साहब का हार्दिक अभिवादन कर रहे हैं। और पारस जैन साहब पधारे हैं देवली टोंक राजस्थान से। भाई शुभ संध्या, आपका भी सादर अभिवादन, आप सबका स्वागत है दीनदयाल की चौपाल में। तो पुलिस अधिकारी कासम पठान, उनका भी आज जन्मदिन है 1 मई को। और इसके अलावा मीणा पुरस्कार से सम्मानित बड़े ऊर्जावान रचनाकार और पुलिस अधिकारी हरिराम जी मीणा, जाने माने सशक्त कथाकार और संस्मरण लेखक जो है वो बहुत जबरदस्त, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और हमारे एक मित्र भी हैं और साधु भी हैं, ऊर्जावान कवि नरेश सांखी परिहार के पिताश्री शिव रतन जी सांखी, सिरसा हरियाणा राजस्थान, सिरसा हरियाणा है ना। तो मैं राजस्थान से, यानी कि दीनदयाल की चौपाल से शिव रतन जी सांखी जी को मैं बधाई दे रहा हूँ। और अब पधारे हैं तोड़ाराम स्वामी जख्मी सूरतगढ़ से, कह रहे हैं आपकी प्रस्तुति बहुत जोरदार। और रश्मि गोयल जी पधारे हैं, रश्मि गोयल, भाई स्वागत आपका रश्मि जी, आप पधारे हो दीनदयाल की चौपाल में, आपका स्वागत। और भी बहुत सारे मित्र हैं, दीपक मूंड हनुमानगढ़ से, शिक्षाविद और ऊर्जावान साथी दीपक मूंड, इनका भी आज जन्मदिन है। और ऐसे कई मित्र हैं फेसबुक पर जिनसे मिले नहीं है, लेकिन कमेंट लाइक वगैरह आते रहते हैं और एक दूसरे को वैसे नाम से वैसे जानते हैं। उन मित्रों में है निर्मला बुराड़िया, सूर्य प्रकाश शर्मा, रजनी चोपड़ा, सुमन पाठक, राधेश्याम तिवारी, राम दुलारी शर्मा, एन सिंह और मधुदीप गुप्ता और उदोराम शास्त्री, मृदुल शर्मा, ओम हरित जी 73 ईयर्स के हैं, बुजुर्ग हैं और बड़े जोरदार रचनाकार हैं। और अनुजा भट्ट और बलदेव महर्षि और रानी गुप्ता, इतने सारे मित्रों को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और हमारे मदन गोपाल पेंटर साहब और जबरदस्त हास्य कवि भी हैं, बड़े जबरदस्त, इनको बहुत बहुत बधाई। और रामदास बरवाड़ी, ये भी आर्टिस्ट हैं, राजस्थानी फिल्म वगैरह बनाते रहते हैं, आपको भी रामदास बरवाड़ी जी को बहुत बहुत बधाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं एक और खुशी शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, वो ये है कि कुछ मित्र जो है
मुझे किताबें भेजते रहते हैं। उन किताबों का मैं सदुपयोग करता हूँ, वाचन करता हूँ और टाबर टोली में कोई कहानी कविता भी देता हूँ। तो एक किताब तो आई है डॉक्टर आर.पी. सारस्वत जी की, तितली है कुछ तो चालाक। भाई बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर आर.पी. सारस्वत जी का, बहुत बहुत स्वागत। और रेत कलश सुरेंद्र डी सोनी चूरू, हमारे ऊर्जावान कवि मित्र और प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र डी सोनी जी का बहुत बहुत अभिवादन। इन्होंने 3 किताब दी थी और एक किताब है अनुवाद की है डॉक्टर सुरेंद्र डी सोनी, बात कलश। ये आपके अनुवाद किया कुंज बिहारी शर्मा की राजस्थानी पुस्तक बाता ही चाल है, इसका हिंदी अनुवाद बात कलश। क्या बात है, बहुत सुंदर शीर्षक, आवरण भी बहुत जोरदार। और अभी 2 किताबें आई थी जिनमें एक तो पुरानी किताब थी जो जिसमें मेरी कहानी छपी थी 2006 में, पश्चाताप के आंसू। तो वो डॉक्टर शकुंतला कार्ला जी ने दिल्ली से भिजवाई थी, बड़े मुश्किलों से यहाँ पहुंची है, कई दिनों के चक्कर काटने के बाद। कल एक बालक जो है वो दिव्यांश, वो देके गया था रात को 9 बजे का, अंकल जी ये आपके एड्रेस से नहीं, गलत एड्रेस के कारण वहाँ और जगह पहुंच गई। तो भाई वो किताब देने आया, तो मैंने उसको उपहार में भी एक मेरी पहेलियों की किताब और टाबर टोली का नया अंक 1 से 15 मई का वो अंक भी उसका दिया। फोटो भी खिंचवाई हमारी बहू रानी बिटिया जो है दिया शर्मा ने फोटो खींचा, बड़ा प्यारा सा, मैंने फेसबुक में आपके साथ शेयर भी किया। तो उन्होंने 2 किताब भेजी थी। डॉक्टर शकुंतला कार्ला दिल्ली से, बड़े ऊर्जावान रचनाकार हैं, कवि हैं, कथाकार हैं, बाल कवि हैं, बाल साहित्यकार। माँ का उपहार, ये आपने मुझे राजस्थानी अनुवाद के लिए भेजी है और कह रहे थे कि मैं कुछ और कहानियां भी आपको भेजूंगी, तो ये बहुत बढ़िया। और एक और किताब आई है, ये भी बड़ी ऊर्जावान रचनाकार हैं और आप हैं केकड़ी राजस्थान से, विमला नागला, और किताब है जादुई पिटारा। वही गजब किताब क्या छपी है, ये इंडिया नेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड से छपी है, बड़ी सुंदर बाल कहानियों की ये किताब है। और विमला नागला जी को बहुत बहुत बधाई। और एक और विशेष बात मैं आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल, गुरुग्राम हरियाणा से, और उनका पता वैसे बिजनौर में भी आप रहते हैं। और ये देखो आप 5 किताबें, सपनों को उड़ान दो, और ये देखो आप हैं आलोक का सपना, और ये देखो भारत की महान विभूतियां, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और ये भारत की गरिमामय विभूतियां, क्या बात है, क्या बात है। और ये है हवा हमारी मित्र। तो ये इतनी सारी किताबें भेजी हैं, इसमें 2 तो किताबें जो है वो नाटक की किताब है और 2 जीवनियों की, और 1 किताब है कविता की। 5 किताबों का सेट जो है डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल जी ने भिजवाया है। बड़ी सुंदर किताबें, बड़ी गजब, ऐसे किसी को ऐसे जल्दी से देने का मन भी नहीं करता इतनी, और रचनाएं भी बढ़िया, एक से बढ़कर एक। आप जो है ना जोरदार बच्चों के लिए कविताएं बड़ी गजब की लिखते हैं। इनकी पहले भी 2 किताबें आई थी। डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इस मंच के माध्यम से। बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको कि आपने इतना मान सम्मान दिया और इतनी सारी किताबों का सेट जो है मुझे डाक से भिजवाया। भी बहुत बहुत आभार अग्रवाल साहब। और डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी पधारे हैं उदयपुर से, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार। और रश्मि गोयल जी कह रहे हैं कि सभी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं इस मंच के माध्यम से। और तोड़ाराम जी कह रहे हैं कोटि कोटि प्रणाम, सादर वंदन, बहुत बहुत साधुवाद भाई साहब, क्या बात है। डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी कह रहे हैं हार्दिक स्वागत। भाई आप सबका स्वागत है ना। अब समय हो गया, देखो 9 मिनट लग गए। खुशी की बातों में तो देखो पता भी नहीं लगता है ना। यही जैसे बच्चे खेलते हैं ना, तो बच्चे खेलते हैं तो बच्चों को अगर 1 घंटा हो जाएगा, बच्चों अब आओ बहुत देर होगी, क्या अभी तो गए थे। और कोई बच्चे को कोई शरारत करता है तो कई बार पहले, अब आजकल तो नहीं बनाते, पहले बच्चे को मुर्गा बना देते थे टीचर। तो 2 मिनट अगर मुर्गा बना हुआ तो क्या सर आधा घंटा हो गया, अब मैं कान छोड़ दूं क्या, है ना। तो दुख में जो है ना एक पल जो है वो भारी लगता है, और खुशी में पूरा जीवन जो है खुशी में अगर बीत जाता है तो पता ही नहीं लगता। मैंने भी 34 साल सेवाएं दी है शिक्षा विभाग में, और यूं लगा जैसे 2-4 महीने नौकरी की है। ये देखो खुशी में पता नहीं लगता, क्योंकि मेरी पसंद का जॉब था, बच्चों से जुड़े रहना
बच्चों को कहानियां सुनाना, बच्चों से नाटक करवाना, इस तरह से मतलब पूरा जीवन जो है 34 साल का जीवन वो इतना बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा भाई। मैं ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और ईश्वर को बार बार धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इतना जो है बढ़िया बच्चों के बीच में सेवा करने का मौका दिया। और अब मैं आपके बीच में ये बच्चों जैसी बात कर रहा हूँ मैं, और बच्चों की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे अब थोड़ा पढ़ना कम कर दिया बच्चों ने, वो बच्चे नेट से जुड़े हुए हैं, तो क्यों न हम भी नेट से इस तरह का लाइव प्रोग्राम दें बच्चों के लिए, है ना। तो बच्चे, बड़ों से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि वो बच्चों को जोड़ें, बच्चों को भी लेके आए। दीनदयाल की चौपाल जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उस चैनल को भी दिखाएं, बच्चों को कहानी सुनाएं, कविताएं सुनाएं। खैर लंबा जो है ना समय बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इस तरह का अनावश्यक हो जाएगा। मैं थोड़ी काम की बात करता हूँ। अब आपको मैं सुनाता हूँ डॉक्टर कृष्ण कुमार आसू की कहानी, और कहानी से पहले इनका परिचय। भाई हमारे बहुत पुराने साथी और शिविरा से जुड़े हुए बड़े ऊर्जावान रचनाकार मुकेश व्यास जी पधारे हैं। मुकेश जी का बहुत बहुत स्वागत। कमेंट नहीं है लेकिन वो जुड़ गए हैं, मुझे लग रहा है, उनका फोटो दिख रहा है। मुकेश जी की याद आ गई, देखो बीकानेर का, क्योंकि मैं बीकानेर वहां 5-6 साल रहा हूँ, पढ़ाई की है, पीजी वहीं किया मैंने 1981 में, और शिविरा में, आकाशवाणी में, पत्र पत्रिकाओं में, दैनिक युग पक्ष में, राष्ट्रदूत में और अखबारों से और प्रांत दूत में, सभी अखबारों से भी जुड़े रहे थे, है ना। तो वहां का तो वो भी एक लाइफ जोरदार थी। खैर अब मैं शुरू करता हूँ। डॉक्टर कृष्ण कुमार आसू श्री गंगानगर, उनका परिचय। आपका जन्म जो है 12 जनवरी 1968 को श्री गंगानगर में हुआ, और आप पेशे से पत्रकार हैं और प्रकृति से साहित्यकार। हिंदी और राजस्थानी में आपने एमए किया है और पीएचडी है आप, तो भाई डॉक्टर साहब बहुत बहुत बधाई हो, आपने पीएचडी किया। हिंदी और राजस्थानी में बराबर लेखन करते हैं। अब तक व्यंग, कहानी, बाल कथा, लघु कथा हिंदी में 10 और राजस्थानी में 7 किताबें आपकी छपी हैं और 3 संपादित की हैं, और इतनी ही राजस्थानी में अनुदित पुस्तकें भी आई हैं। दूसरी भाषाओं से हिंदी और हिंदी से राजस्थानी में अनुवाद भी आप करते हैं, और साहित्य अकादमी से रमेश चंद्र शाह के हिंदी उपन्यास विनायक तथा विनेश अंतानी के गुजराती उपन्यास धुंध भरी खिन्न, इसका भी राजस्थानी अनुवाद आपने किया, और साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार और राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर के कन्हैयालाल सहल पुरस्कार से भी आप सम्मानित हैं, और इसके अलावा अनेक पुरस्कार और सम्मान आपको मिलते रहे हैं। एक त्रैमासिक पत्रिका सृजन कुंज का आपने संपादन भी किया है और करते रहते हैं, और दूसरी बात यह है कि अपनी जो सृजन संस्था है उससे सम्मानित भी करते हैं। बहुत साल पहले जो है, लगभग 12 साल पहले की बात है, पहले रचनाकार डॉक्टर मंगत बादल जी को इन्होंने अपनी संस्था से सम्मानित किया, और दूसरा नंबर मेरा आ गया, फिर मुझे भी वहां सम्मानित किया। बड़ा गर्व महसूस हुआ सब साथियों के बीच में, बहुत बढ़िया लगा। तो मैं इस मंच के माध्यम से डॉक्टर कृष्ण कुमार आसू को बधाई देना चाहता हूं। और भी इनकी उपलब्धियां हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर की ओर से इनको बाल साहित्य मनीषी सम्मान मिला है 2023 में, और आप राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर की कार्य समिति के पूर्व सदस्य भी रहे हैं, और वर्तमान में आप साहित्य अकादमी दिल्ली के राजस्थानी भाषा के परामर्श मंडल के भी आप सदस्य हैं। बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं आपकी, बहुत शानदार उपलब्धि के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और अब मैं शुरू करता हूं कहानी। डॉक्टर कृष्ण कुमार आसू की बाल कहानी बड़ी मार्मिक। मैंने कहानी पढ़ते ही उनको फोन किया, मैंने कहा यार भावुक कर दिया आसू जी। तो कहने लगे भाई साहब आपकी दुआ है। अरे दुआ क्या भाई, दुआ तो हमेशा ही रहेगी, लेकिन कहानी ऐसी कि आप सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे। गजब। और कहानी का नाम है फिक्र एक दूसरे की। तो अब देखिए कहानी इनकी। डॉक्टर कृष्ण कुमार आसू श्री गंगानगर। बहुत ही मार्मिक, और ध्यान से सुनिएगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मम्मी रसोई में खाना बनाने की तैयारी में लगी थी, और दादी अपने कमरे में संध्या आरती का सामान जुटा रही थी। यही वह समय था जब यशु अपना होमवर्क पूरा करके टीवी के आगे बैठी अपनी पसंद की कार्टून फिल्म टॉम एंड जेरी देख सकती थी। उसने फटाफट अपना होमवर्क पूरा किया और सामान बस्ते में रखकर टीवी के आगे बैठ गई। अभी उसे अपना पसंदीदा
चैनल कुछ ही देर हुई थी देखते हुए कि अंशुल ने धड़धड़ाते हुए घर में प्रवेश किया और यीशु के हाथ से टीवी का रिमोट छीनकर चैनल बदलने लगा। अंशुल की यह हरकत देखकर यीशु को बहुत गुस्सा आया। यानी अंशुल और यीशु ये दोनों भाई बहन हैं, तो वो देख रहा था तो उसको गुस्सा आ गया। उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा, भैया ये क्या तरीका है, मुझे रिमोट वापस करो। नहीं, अंशुल ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, रिमोट नहीं मिलेगा, मुझे अपना चैनल डोरेमोन देखना है। लेकिन मैं अभी टॉम एंड जेरी देख रही हूं, मेरा सारा मजा खराब कर दिया आपने। यीशु ने रुआंसे स्वर में कहा, तुम्हारा मजा गया भाड़ में। अंशुल अपनी उदंडता पर उतर आया था। मुझे अपना चैनल देखना है, तुम मेरे सोने के बाद रात को देख लेना। लेकिन मैं तो आपसे पहले भी सो जाया करती हूं भैया, फिर कब देख पाऊंगी। फिर बोली यीशु, क्या आपने अभी तक अपना होमवर्क भी तो नहीं किया है? आप होमवर्क कर लें, तब तक मैं अपना चैनल देख लेती हूं, फिर आप देख लेना डोरेमोन। मुझे नहीं करना होमवर्क, अंशुल ने बेफिक्री से कहा। कल गणित वाली मैडम छुट्टी पर है, उसका काम कोई दूसरा टीचर चेक नहीं करेगा, इसलिए आज का काम मैं कल पूरा कर लूंगा। आज तो मैं आराम से डोरेमोन देखूंगा। यीशु को अंशुल की हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। उसके जवाब से वह और खींच उठी और उसके अंशुल के हाथ से रिमोट वापस छीन लिया। रिमोट हाथ से जाते अंशुल के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने आवाज देखना था, यीशु की चोटी पकड़कर खींची और फिर रिमोट छीनकर उसे जमीन पर धक्का दिया। चोटी खींचने से यीशु जो है वो दर्द से बिलबिला उठी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बेबस निगाहों से अंशुल को देखा और बोली, आप बहुत गंदे हो भैया, आज से मेरी आपसे कुट्टी। कुट्टी तो कुट्टी सही, अंशुल ने भी उसी स्वर में कहा और टीवी पर डोरेमोन चलाकर बैठ गया। अंशुल और यीशु भाई बहन है। अंशुल बड़ा है और 8 वर्ष का है, जबकि यीशु अभी 6 वर्ष की है। दोनों अंग्रेजी माध्यम के एक स्कूल में पढ़ते हैं। यूं तो दोनों में बहुत स्नेह और प्यार है, लेकिन अंशुल थोड़ा जिद्दी और उदंड स्वभाव का है, इसलिए कई बार वह इस तरह की हरकत कर बैठता है। आज भी अपनी जिद के कारण उसने नन्ही यीशु का दिल दुखा दिया और अब मजे से टीवी देख रहा था। उसे अपनी छोटी बहन यीशु की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और उधर यीशु दुखी मन से अपने कमरे में चली गई और तकिए में मुंह छुपाकर देर तक रोती रही। जब मम्मी खाने के लिए बुलाने आई तो उन्होंने यीशु से रोने का कारण पूछा। यीशु ने सब कुछ बता दिया। यह सुनकर मम्मी को बहुत गुस्सा आया और वे गुस्से में ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी। मम्मी को यूं बढ़ता देखकर यीशु समझ गई कि अब अंशुल की पिटाई होगी और वह यह चाहती नहीं थी। वह मम्मी को रोकने के लिए पीछे दौड़ी, लेकिन तब तक अंशुल के गाल पर एक तमाचा पड़ चुका था। अब यीशु को इस बात का बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने नाहक ही अंशुल की शिकायत की। अगर वह शिकायत नहीं करती तो अंशुल को मार नहीं पड़ती। इधर अंशुल मम्मी के सामने तो कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन मन ही मन यीशु से खार खाई जा रहा था। वह भी कमरे में चला गया। कुछ देर में पापा भी दुकान से लौट आए। उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक ज्यादा गौर ही नहीं किया। दोनों बच्चों ने अपने अपने गुस्से और पछतावे के तनावपूर्ण वातावरण में बेमन से थोड़ा बहुत खाया और सो गए। सुबह उठे तब भी अंशुल का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वह चुपचाप नहा धोकर तैयार हुआ और नाश्ता करके अपना बस्ता उठाकर स्कूल के लिए रवाना हो गया। उसने 1-2 बार भी यीशु से नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा कि यीशु कि स्कूल चलो, जबकि हमेशा दोनों भाई बहन साथ साथ स्कूल जाते थे। स्कूल भी उनके घर से ज्यादा दूर नहीं था।
इसलिए वे पैदल ही चले जाया करते थे। अंशुल को यूं जाता देखकर यीशु भी उसके पीछे पीछे दौड़ी और स्कूल पहुंच गए। दोपहर बाद जब स्कूल की छुट्टी हुई तो अंशुल ने गुस्से के कारण यीशु को उसकी कक्षा से लेना उचित नहीं समझा और अपना बस्ता उठाकर घर चला आया। घर पहुंचा तो मम्मी ने पूछा, क्या बात है, क्या बात है अंशुल, यीशु को साथ नहीं लाए? मैंने उसका ठेका नहीं ले रखा, अंशुल ने गुस्से में कहा। आ जाएगी अपने आप। उसे इस प्रकार बोलते देखकर मम्मी समझ गई कि अंशुल का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने इस मुद्दे पर ज्यादा बात करना ठीक नहीं समझा और चुपचाप अपने काम में लग गई। परंतु जैसे जैसे समय बीत रहा था, यीशु को घर नहीं आता देखकर अंशुल का तनाव बढ़ता जा रहा था। जब आधा घंटा बीत गया और यीशु नहीं आई तो वह बेचैन हो उठा। वह चुपचाप उठा और बाहर निकल गया। वह परेशान होकर स्कूल की तरफ चल पड़ा। कहाँ रह गई यीशु? कहीं गुम तो नहीं हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? यीशु को तो अब तक घर आ जाना चाहिए था। वह सोचते सोचते स्कूल पहुंच गया, लेकिन वहां मेन गेट पर ताला लटक रहा था। उसका माथा घूम गया। वह पास ही स्थित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राम खिलावन के घर पहुंचा। स्कूल के गेट पर वही ताला लगाया करता था, चाबी भी उसी के पास रहती है। उसने राम खिलावन से पूछा, चाचा आपने ताला लगाया तो अंदर अच्छी तरह देख तो लिया था ने? मेरी छोटी बहन कहीं भीतर तो नहीं रह गई? नहीं भाई, हमने सारे कमरे अच्छी तरह देखकर बंद किए हैं, अंदर कोई नहीं था। अब परेशान मन से अंशुल वहां से घर की तरफ चल पड़ा। वह मन ही मन बहुत पछता रहा था। उसे लग रहा था कि अपनी जिद और गुस्से के कारण वह यीशु के को साथ नहीं लाया, यह उसकी गलती है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब अगर यीशु नहीं मिली तो मम्मी पापा का क्या हाल होगा? वे उसे कभी माफ नहीं करेंगे। सोचते सोचते अंशुल आत्मग्लानि से भर उठा। परेशान हालत में जैसे ही अंशुल ने प्रवेश किया तो उसने देखा यीशु आराम से सोफे पर बैठी टीवी पर टॉम एंड जेरी देख रही थी। उसे देखकर अंशुल की आंखें भर आई और भावावेश में वह उसकी तरफ दौड़ पड़ा। उधर यीशु ने सोचा कि शायद वह रिमोट छीनने आ रहा है। उसने स्वतः ही रिमोट अंशुल की तरफ बढ़ा दिया, परंतु अंशुल ने रिमोट पकड़ने की बजाय यीशु को गले से लगा लिया और रोते रोते बोला, तुम कहां चली गई थी? मैं तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूं। आप कल रात से नाराज थे ना भैया, इसलिए आपके लिए स्कूल के पीछे वाली गली में आनंद अंकल की दुकान से आपकी पसंद की चॉकलेट लेने गई थी। वहां आनंद अंकल की बेटी ने बातों में लगा लिया तो देरी हो गई और कहते हुए यीशु ने सोफे पर रखी चॉकलेट अंशुल को थमा दी। रसोई की खिड़की के पास खड़ी मम्मी दोनों भाई बहनों को एक दूसरे की फिक्र करते देख मुस्कुरा रही थी। भाई बाहु करती आवाज थी। बोला नहीं जा रहा है, जबरदस्ती। भाई बहन का इतना प्यार। डॉक्टर नागेश पांडे, संजय, शाहजहांपुर
और ललित शर्मा डिब्रू असम से पधारे हैं। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज तो इस कहानी ने रुला दिया वास्तव बहुत मार्मिक, क्योंकि मैं पढ़ता हूं तो पूरी पिक्चर दिखती है मुझे। अंशुल और यशु जो है मुझे दिख रहे हैं सामने, बहुत सुंदर। धन्यवाद आपका, आप जुड़े रहे, आपने कहानी सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं कल हिंदी बाल कविताओं के साथ, तब तक इजाजत दें। दीनदयाल की चौपाल आपका इंतजार करती है, ये चौपाल आपकी प्रतीक्षा करती है। आप पधारिए। कल कविताओं में मिलते हैं, गुरुवार को हिंदी बाल कविताओं में 10 रचनाकारों की 10 बाल कविताएं सुनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।